हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही हॉट फेवरेट टॉपिक के ऊपर है, राफेल फाइटर जेट। ऑब्वियस ही बात है, हर भारतीय के दिल और दिमाग में राफेल फाइटर जेट की इमेज बसी हुई है और कहीं ना कहीं इसके बारे में मिस्ट्री भी है एक बहुत बड़ी। हर कोई जानना चाहता है कि राफेल फाइटर जेट आज की डेट में या फिर पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए, ये जब से मोदी गवर्नमेंट आई हुई है तब से कुछ ज्यादा ही ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है पार्लियामेंट के अंदर। और बच्चा बच्चा जानने लगा है कि राफेल फाइटर जेट है क्या, और उससे पहले सुखोई हुए, मिराज हुए, उनके बारे में इवन बहुत ही जेन्युइन पर्सन जो कि पॉलिटिक्स में नॉलेज रखते हैं उन्हें तक नहीं पता था, लेकिन इसके बारे में बच्चा बच्चा जान चुका है। रीजन क्या है एक्चुअली? तो राफेल के बारे में बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन और पूरी केस स्टडी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बस एक चीज आपसे बोलनी है, वीडियो को पूरा देखें अगर आप रियली में राफेल के बारे में जानना चाहते हैं। इट इज बेसिकली अ टॉप सीक्रेट मशीन। आज की डेट में इसे टॉप सीक्रेट मशीन ही बोला जाएगा, जिस तरीके से इसकी केस स्टडी और ये किस तरीके से भारत में आ पाया है, कितनी ज्यादा कठिनाइयां आई बीच में और किस तरीके से पॉलिटिकल उठा बैठक हुई और जिसकी वजह से ये लेट होता चला गया और फाइनली अब ये भारत में आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि राफेल फाइटर जेट है क्या और किस तरीके से इसकी जर्नी रही और क्या बीच में उथल पुथल हुए जिसकी वजह से पॉलिटिक्स का एक मेन कॉज बन गया, इशू बन गया। सबसे पहले अगर राफेल की बात करें तो राफेल देखो, टर्म क्या है, राफेल का मतलब समझ लो क्या होता है। राफेल का मतलब है अ बर्स्ट ऑफ आर्टिलरी फायर कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल राउंड डिस्चार्ज एज रैपिडली एज पॉसिबल फ्रॉम ईच गन ऑफ बैटरी। राफेल का मतलब यह है कि एक ऐसी गन जो कि सेवरल राउंड्स फायर करता है और बहुत ही रैपिडली फायर करता है, मतलब पलक झपकते ही सैकड़ों राउंड फायर कर दे। एक ऐसी बैटरी बेस्ड गन जो कि अपने जेनिथ पर है। ओके, मतलब उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ राफेल। इस वीडियो में हम लोग राफेल को टू पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे और पहला पार्ट केस स्टडीज की देखेंगे और दूसरे पार्ट में स्पेसिफिकेशंस देखेंगे कि राफेल फाइटर जेट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, किस कौन कौन सी मिसाइल्स यहाँ पर दी गई हैं, कौन कौन सी गन है इसमें या फिर कौन कौन से इक्विपमेंट से लैस है। तो सबसे पहले हम लोग केस स्टडी की बात करते हैं। देखो, राफेल की कहानी तब से स्टार्ट होती है भारत में 31 अक्टूबर 2012 में। सबसे पहले इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनाउंस दैट डसॉल्ट राफेल हैड वॉन द MMRCA competition to supply the Indian Air Force with 126 एयरक्राफ्ट। 31 जनवरी 2012 की बात है, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी भारत में, तब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमारी ये अनाउंस किया कि हमारे जो बिडर हैं उनमें लोअर बिडर रहे हैं। क्योंकि देखो, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हमारी एयरफोर्स के तहत बहुत सारे एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। हमारी एयरफोर्स में अभी भी एयरक्राफ्ट की जरूरत है। इवन 36 के 36 राफेल आ भी जाएंगे, उसके बाद भी एयरक्राफ्ट की जरूरत रहेगी। तो उस टाइम पर तो बहुत ज्यादा हैवी नीड थी। तो इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिड निकाली गई और इस बिड के विनर रहे कौन? डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन ये वही कंपनी है जो राफेल बना रही है, फ्रांस की कंपनी। ओके, तो इन्होंने इस बिड को जीता। अब इसके तहत इंडियन एयरफोर्स 126 राफेल इनसे लेने वाली थी। अब होता क्या है कि 126 राफेल में भारत सरकार का उस टाइम पे कहना होता है कि भारत सरकार 18 एयरक्राफ्ट कैसे लेगी? डसॉल्ट एविएशन के फुल्ली इक्विप्ड लेगी। मतलब 18 एयरक्राफ्ट भारत सरकार चाहती थी कि डसॉल्ट एविएशन पूरी तरीके से भारत को बना कर दे और बाकी के बचे 108 एयरक्राफ्ट जो होंगे, these were to be transferred of technology be manufactured under license by the Hindustan Aeronautics Limited। तो भारत सरकार ये चाहती थी कि 18 एयरक्राफ्ट डसॉल्ट एविएशन पूरी तरीके से बना कर दे और 108 एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगी। लेकिन डसॉल्ट एविएशन क्या करे? अपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सप्लाई करे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। डसॉल्ट एविएशन इसमें भी तैयार थी। डसॉल्ट एविएशन ने बोला ठीक है सर, हो जाएगा, 18 एयरक्राफ्ट आपको मिल जाएंगे जो कि हम कंप्लीटली इक्विप्ड करेंगे और 108 एयरक्राफ्ट आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से बनवा लेना। ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया था कि HAL बना दे और हम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी 108 एयरक्राफ्ट के लिए ले लेंगे। इसका रीजन ये था कि उसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें डसॉल्ट एविएशन का कहना था कि अगर आप HAL को ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के थ्रू इस एयरक्राफ्ट को बनवाओगे तो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में हम आपको वारंटी नहीं दे पाएंगे और हम आपको इक्विपमेंट की जो मेंटेनेंस है हम वो भी नहीं दे पाएंगे। अब इस केस में क्या होता है? द नेगोशिएशन विद डसॉल्ट dragged on due to disagreements on warranty for the aircraft produced by the HAL। डसॉल्ट एविएशन और HAL के बीच में ये जो टेक्नोलॉजी पैक्ट होना था, ये डिसएग्रीमेंट्स में कन्वर्ट होता चला गया। भारत सरकार इस बात पर अड़ी रही
कि हमें मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो वारंटी मिलती है वो वारंटी भी हमें चाहिए, लेकिन डसॉल्ट एविएशन यहां पर बोल रही है कि हम वारंटी नहीं दे पाएंगे। India wanted Dassault to ensure the quality of aircraft produced by the HAL, but Dassault refused to do so. In January 2014, अब देखो जनवरी 2014, ऑब्वियस सी बात है 2014 में मोदी सरकार आ गई थी, तो 2014 जनवरी आ चुका है। It was reported that cost of the deal had escalated to $30 billion. 2014 जनवरी में उधर यूरोप में इन्फ्लेशन आया था और इन्फ्लेशन की वजह से यहां पर अचानक से लगभग 2 गुने दाम बढ़ जाते हैं रफाल के। अब इस केस में क्या हुआ, जितने भी दाम थे वो पहले से लगभग 2 गुने हो गए, 1.5 से 2 गुने। फरवरी 2014 में वहां पर डिफेंस मिनिस्टर एके एंटनी उस टाइम पे थे और इन्होंने ये बयान दिया दैट द प्रोसीजर ऑफ calculation of life cycle cost was being re-examined and the contract couldn't be signed in the fiscal year 2013 to 14 due to budgetary constraints। यहां पर देखो समझने वाली बात है, आज की डेट में जो कांग्रेस कहती है, कांग्रेस एलिगेशन अगर लगा रही है, देखो एक चीज आपने कई बार सुनी होगी कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि राफेल मिलने वाले थे 500 कुछ करोड़ में, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट 1600 कुछ करोड़ में उसे खरीद रही है या 1500 कुछ करोड़ में उसे खरीद रही है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखो यहां पर उनके डिफेंस मिनिस्टर ने खुद दिया था, उनका बयान आप आज भी देख सकते हो। 2014 फरवरी में डिफेंस मिनिस्टर एके एंटनी ने बोला था कि कांग्रेस उसको सेट नहीं कर पाई। क्यों नहीं उसे सेट कर पाई? इस पर्टिकुलर जो उस टाइम पर सस्ते रेट पे रफाल मिल रहे थे, उस टाइम पर हम इस पर्टिकुलर पैक्ट को साइन नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ बजटेरी कॉन्स्टेंट। आपको भी पता है जब लोकसभा इलेक्शंस हमारे पास में होते हैं तो उस टाइम पर हम लोग इंटर्म बजट का यूज करते हैं, तो ये भी वही टाइम चल रहा था जब इंटर्म बजट का यूज किया जा रहा था और इंटर्म बजट में इतना पैसा नहीं होता है, तो कांग्रेस भी उस टाइम पर, कांग्रेस के भी हाथ पूरी तरीके से बंधे हुए थे। सो दैट इज द जेन्युइन रीजन जिसकी वजह से रफाल का उस टाइम पर पैक्ट साइन नहीं हो पाया। लेकिन इन मार्च 2014, अब देखो यहां पर किसी को दोष देने वाली बात नहीं है, ना ही बीजेपी कांग्रेस को दोष दे, ना ही कांग्रेस बीजेपी को दोष दे, लेकिन यहां पर ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिक्स में आप सभी को पता है क्या होता है। पॉलिटिक्स में तो कोई भी मुद्दा है, ऑब्वियस सी बात है, दूसरे का मुद्दा कितना भी अच्छा हो, स्पेशली इन इंडियन पॉलिटिक्स, कोई भी अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। बट खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं केस स्टडी में। इन मार्च 2014 एचएएल एंड डसॉल्ट साइन अ वर्क शेयर एग्रीमेंट टू मैनेज लाइसेंस मैन्युफैक्चरर। मार्च 2014 में, मतलब इलेक्शन के जस्ट पहले, एचएएल और डसॉल्ट के बीच में पैक्ट साइन हुआ वहां पर, लेकिन यह पैक्ट आगे फिर भी नहीं बढ़ पाया। आफ्टर द इंडियन जनरल इलेक्शन इन अप्रैल में 2014, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलियंस लेड बाय द भारतीय जनता पार्टी टुक कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलियंस लेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फाइनली ये सारी सत्ता यहां पर पलट गई और भारतीय जनता पार्टी आ गई फ्रेम में, इंडियन नेशनल कांग्रेस चली गई फ्रेम से, ये आउट हो गए। अब देखो एज द डिसएग्रीमेंट्स, अभी भी ये पैक्ट साइन हुआ था, लेकिन ये पैक्ट सिर्फ और सिर्फ इस रजामंदी पर साइन हुआ था, ये कंप्लीट पैक्ट नहीं था जो साइन हुआ था। ये पैक्ट इस बेसिस पर साइन हुआ था कि डसॉल्ट की जो कंडीशंस हैं उसको एचएएल ने मान लिया था, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट की जो कंडीशंस थी उसे अभी डसॉल्ट ने नहीं माना था। सो फाइनली एज डिसएग्रीमेंट ओवर कॉस्ट एंड वारंटी फॉर एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय एचएएल कंटिन्यूड, ये इस तरीके से डिसएग्रीमेंट ये कंटिन्यू रहते हैं और डिफेंस मिनिस्टर उसके बाद मनोहर पारिकर आ जाते हैं। अब देखो मनोहर पारिकर ने, कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, मनोहर पारिकर उस टाइम पे बोलते हैं कि एक काम करते हैं, अगर डसॉल्ट एविएशन का हम लोग राफेल नहीं ले पा रहे हैं तो एक काम करते हैं हम लोग सुखोई ले लेते हैं। लेकिन इनका कहना होता है कि हम लोग सुखोई भी तो एक्वायर कर सकते हैं। उस टाइम पे हमारे एयर चीफ मार्शल होते हैं अरूप रहा। अरूप रहा मनोहर पारिकर की इस बात से सहमत नहीं होते हैं। उनका कहना होता है कि दैट द सुखोई एमकेआई एंड राफेल हैड डिफरेंट कैपेबिलिटीज। सुखोई और राफेल का कोई कंपेयर ही नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम राफेल की जगह पर सुखोई एक्वायर कर लेते हैं, नहीं। तो अरूप रहा का यहां पर फाइनली ये कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता, इंडियन एयरफोर्स को इस टाइम पर सुखोई की जरूरत नहीं है, इस टाइम पर राफेल जैसे फाइटर जेट की जरूरत है। अब यहां पर होता क्या है, इन फरवरी 2015 इट वाज रिपोर्टेड दैट राफेल परचेज was handed for cancellation। ये फाइनली कैंसिलेशन पर चली गई थी और ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका था बिड वाला मुद्दा। अब यहां पर होता क्या है, on 25th of March 2015 Dassault's CEO Eric Trapper said that although the deal was taking time, it was
95% कंप्लीटेड। उधर से 25 मार्च 2012 को बयान आता है डसॉल्ट एविएशन के सीईओ की तरफ से कि लगभग ये डील कंप्लीट हो चुकी थी, 5% ही कंप्लीट नहीं थी, जो कि आखिर में आके वारंटी पीरियड के लिए रुक गई थी। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग एन ऑफिशियल विजिट टू, उसके बाद ये सारा ठंडे बस्ते में जा चुकी थी डील, लेकिन अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं फ्रांस की यात्रा पर, और फाइनली वहां पर जाके डसॉल्ट के बारे में फिर से एक बार बात होती है, और प्रधानमंत्री जब लौट के आते हैं तो यहां पर अनाउंस करते हैं कि भारत अब 126 एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेगा। भारत सिर्फ और सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट खरीदेगा, जो कि फुल्ली इक्विप्ड बाई फ्रांस होंगे, मतलब फुल्ली इक्विप्ड इनको डसॉल्ट एविएशन करेगा। दैट 36 फुल्ली बिल्ट रफाल्स sitting critical operations necessity. In July 2015, Defense Minister Manohar Parrikar informed the Rajya Sabha that the tender for 126 aircraft has been withdrawn. उन्होंने टेंडर 126 एयरक्राफ्ट का वापस ले लिया राज्यसभा से, और 36 एयरक्राफ्ट वाला उन्होंने बिल फिर से पेश कर दिया। अब यहां पर स्टार्ट हो जाती है भारत में गर्मा गर्मी की, 36 एयरक्राफ्ट लिए जा रहे हैं। अब देखो यहां पर कांग्रेस हमला बोलना स्टार्ट करती है बीजेपी के ऊपर। किस तरीके से कांग्रेस बोलती है इसी वजह से कि हम 126 एयरक्राफ्ट ले रहे थे, आप केवल 36 एयरक्राफ्ट ले रहे हो। लेकिन कांग्रेस ये सच्चाई नहीं बता रही थी कि 126 एयरक्राफ्ट हम ले रहे थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 18 फुल्ली इक्विप्ड थे और 108 एचएएल बनाने वाली थी, जिसके तहत उसमें वारंटी नहीं मिल रही थी। दूसरी बात, कांग्रेस कभी ये भी नहीं बोलती है यहां पर कि उस टाइम पर जब हमें पैक्ट साइन कर लेना चाहिए था, अगर आप ये भी पैक्ट साइन कर लेते, 108 जो एचएएल से आप बनवाना चाहते थे बिना वारंटी के भी अगर आप साइन कर लेते, तब भी हमें रफाल काफी सस्ते पड़ जाते। लेकिन उधर जो इन्फ्लेशन आया, इसका दोष किसको दिया जाएगा? एक्चुअली मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसमें कांग्रेस का भी दोष नहीं है, लेकिन अगर दोनों फ्रेम में आप बराबर से देखो तो कांग्रेस को एटलीस्ट इस तरीके का आरोप नहीं लगाने चाहिए, लेकिन कांग्रेस आरोप लगाती है इस तरीके के। तो कहने का मतलब ये एक हिडन फेस था जो कि आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस अगर बोलती है कि केवल 36 क्यों बीजेपी ले रही है, हम तो 126 ले रहे थे, तभी आज की डेट में बीजेपी के लीडर बोलते हैं तो आपको 126 ले लेने चाहिए थे, बट आपने 126 क्यों नहीं लिए? तो उसके पीछे का हिडन फेस ये था कि क्यों ये 126 एयरक्राफ्ट नहीं ले पाए उस टाइम पे, और भारतीय जनता पार्टी ने 36 पर मोहर लगा दी। अब यहां पर देखो हुआ क्या कि यहां पर ये पूरा मामला स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद इन मई 2016 the two sides arrived at the figure of 7.87 बिलियन यूरोस। ये जो डील पहुंचती है, ये डील पहुंच जाती है 7.87 बिलियन यूरोस में, पूरी डील फिक्स हो जाती है। लेकिन आपको समझना होगा इसमें काफी नेगोशिएशन किया है। अब ये नेगोशिएशन क्या था? ये तो मई 2016 की बात है कि रफाल डील की पूरी नेगोशिएशन होकर डील फिक्स हो जाती है 7.87 बिलियन यूरोस में। लेकिन इससे पहले अप्रैल 2015 में रफाल ने इसके लिए कोट किया था 11.8 बिलियन यूरो। ओके, और इसके बाद अप्रैल 2015 के बाद जनवरी 2016 में ये कम करते करते आए थे 8.6 बिलियन यूरोस में, और उसके बाद और मतलब 3 महीने के बाद मई 2016 में ये फाइनली पहुंचे थे 7.87 बिलियन यूरोस में। कहां पर डसॉल्ट ने कोट किया था 11.8 बिलियन यूरोस, और फाइनली अब डसॉल्ट ये 36 एयरक्राफ्ट हमें दे रहा है 7.87 बिलियन यूरोस में। इसका क्रेडिट किसी भी पॉलिटिकल लीडर को नहीं जाना चाहिए, इसका क्रेडिट जाना चाहिए आज की डेट में जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, जिनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश सिंह भदौरिया को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। इस पूरी डसॉल्ट डील के पीछे जितना भी नेगोशिएशन है, ये पूरा नेगोशिएशन राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने ही किया हुआ है, तो पूरा क्रेडिट ये उन्हें जाता है। साथ ही मैं एक चीज यहां पर और आपको बताना चाहूंगा, राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने इन रफाइल्स को अपने हिसाब से इक्विप्ड कराया हुआ है इंडियन एयरफोर्स के लिए। इंडियन एयरफोर्स को जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो इक्विपमेंट्स इसमें हैं, जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं थी उन इक्विपमेंट्स को इससे रिमूव करवा दिया गया है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग फाइनल फेज में अपने रफाल के कि किस तरीके से भारत में रफाल आने वाला है। इन सितंबर 2016 इंडिया एंड फ्रांस signed an intergovernmental agreement for the acquisition of 36 aircraft following clearance from the Indian Cabinet Committee on Security. फाइनली सितंबर 2016 में दोनों के बीच में डील साइन हुई और मोहर लगा दी गई डसॉल्ट एविएशन की तरफ से कि डसॉल्ट जल्द से जल्द भारत को 36 एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। अब इधर में एक द हिंदू ने अपना आर्टिकल भी बीच में छापा था, सिटिंग defense sources that agreement provided for many components superior to those in the original deal. Okay, the weapon package। यहां पर द हिंदू ने अपने आर्टिकल में ये भी छापा था कि अब देखो है क्या कि इस डील के हिसाब से जो नॉर्मल पहले डील हुई थी, उस डील के हिसाब से क्या था,
इसमें भी आप समझो, ये जो 36 एयरक्राफ्ट भारत सरकार ले रही है इस टाइम पे, 36 एयरक्राफ्ट में जो 28 होंगे ये सिंगल सीटेड एयरक्राफ्ट हम ले रहे हैं, और 28 के बाद इसमें से बाकी बचे जो 8 होंगे ये डुअल सीट एयरक्राफ्ट हम लोग ले रहे हैं। तो जो 28 सिंगल सीट एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, तो सिंगल सीट वाले की एक एयरक्राफ्ट की कीमत हमें पड़ रही है 681.7 करोड़ की, और सिमिलरली जो डुअल सीट वाले हैं उनकी हमें एक की कॉस्ट पड़ रही है 703.4 करोड़ रुपए की। ठीक है, सो ये बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है भारत सरकार ने यहां पर, और इसके आगे भी और भी इसमें कॉस्ट लगी हुई है, करीब 20 से 30 करोड़ रुपए पर एयरक्राफ्ट में और भी पड़ रहा है। इसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसका रीजन ये देखो, द हिंदू ने अपने आर्टिकल में छापा था कि इन एयरक्राफ्ट में और भी कई सारे इक्विपमेंट लगवाना चाहती है इंडियन एयरफोर्स। अब देखो, इंडियन एयरफोर्स इसके आगे 20 से 30 करोड़, इंडियन एयरफोर्स ने सिर्फ इतना बोल दिया है कि इसके आगे 20 से 30 करोड़ लगेंगे, लेकिन भारत सरकार ने इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? इसका एक रीजन है, जब भी हम अपने फाइटर जेट की एग्जैक्ट कीमत एक्सपोज कर देते हैं तो अनदर कंट्रीज ये जान जाते हैं कि हमारे फाइटर जेट में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। तो दिस इज द मेन रीजन कि इसके आगे क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हैं वो अनदर कंट्रीज को ना पता लग पाए, इस वजह से इसके आगे की जो कीमत है वो डिस्क्लोज नहीं करी गई। बट अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे वेपन्स है उनको हटा दिया जाए। सो दिस इज द मेन कॉस्ट ऑफ अवर फाइटर जेट्स, 681 करोड़ हमारे सिंगल सीटेड एयरक्राफ्ट के लिए और 703 करोड़ डुअल सीटेड एयरक्राफ्ट के लिए। अब इसके आगे बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जो कि यहाँ पर यूज किए गए हैं, लेकिन मेनली दो मिसाइल्स इसमें यूज करी गई हैं। एक मिसाइल है माइका और दूसरी मिसाइल है स्कैल्प। माइका जो मिसाइल है, दिस इज मीटर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ये हवा से हवा में मारक क्षमता भी है इसकी। और दूसरी स्कैल्प मिसाइल जो कि एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल है, ठीक है, जो कि हवा से ग्राउंड में मार सकती है। ये जो स्पेशली इन सभी एयरक्राफ्ट के साथ एक एक इजरायली मेड हेलमेट भी मिल रहे हैं। इजरायली मेड हेलमेट ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, दिस इज कॉल्ड इजरायली मेड हेलमेट। इसकी खास बात यह है कि यहां पर आप देख रहे हो ये जो ये दूरबीन लगा हुआ है, ये स्पेशली मदद करता है पायलट्स को माउंटेन रेंजेस में देखने के लिए। माउंटेन रेंजेस में इतना फॉग होता है जिसकी वजह से विजिबिलिटी नहीं हो पाती है, पूरा ब्लर रहता है विजन। उस विजन के थ्रू भी चाहे कितना भी ब्लर हो विजन, उसको पूरा क्लियर करेगा ये इजरायली मेड हेलमेट। तो ये हर एयरक्राफ्ट के साथ, अगर डुअल है तो 2 हेलमेट, अगर सिंगल है तो सिंगल हेलमेट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इस डील के साथ सरप्लस है। इसके बाद आगे आ जाते हैं, अगर हम बात करें हमारे स्पेसिफिकेशंस की, तो बहुत ही सारे वेपन से पूरा लैस है हमारा एयरक्राफ्ट। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके मैन्युफैक्चरर है डसॉल्ट एविएशन, इनका हेडक्वार्टर है पेरिस। इसकी लेंथ की अगर बात करें तो केवल 15 मीटर का ये एयरक्राफ्ट है। 15 मीटर का एयरक्राफ्ट मतलब ये छोटा एयरक्राफ्ट है। छोटा एयरक्राफ्ट होने की वजह से ये इसको बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाता है। ये छोटे छोटे समुद्री बेड़ों से भी उड़ सकता है और छोटी से छोटी रेंज से भी ये उड़ सकता है। ओके, इसको उड़ान भरने के लिए बहुत ज्यादा लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइट की बात करें तो केवल 5 मीटर इसकी हाइट है। ओवरऑल वेट की बात करें तो 10 टन इसका वेट है इस पूरे एयरक्राफ्ट का। टेक ऑफ वेट 24.5 टन, मतलब करीब 25 टन का वेट अपने साथ ये लेकर उड़ सकता है। और एक्सटर्नल लोड भी ले सकता है करीब 10 टन का, मतलब जैसे टैंक वगैरह हो गए तो उनको भी लेकर ये एक्सटर्नल लोड के थ्रू उड़ सकता है। करीब 10 टन एक्स्ट्रा ले सकता है और 25 टन इंटरनली वेट को लेकर टेक ऑफ कर सकता है। इसके बाद अगर इंजन टाइप की बात करें तो इसकी खास बात है, इसमें 2 इंजन लगाए गए हैं। दीज आर नोन एज फ्रेंच ट्विन इंजन। एक इंजन इसमें लगा हुआ है टर्बोफैन और दूसरा लगा हुआ है स्नेकमा M88। तो अब ये देखो, स्नेकमा M88 जो है वो इसको स्पीड देता है। इसकी स्पीड, टॉप स्पीड जो है ये 2223 किलोमीटर पर आवर है, मतलब पलक झपकते ही आसमान को चीरता हुआ कब आगे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। आपकी आंखों से गायब होने में मुश्किल से इसे सेकंडों का अंतर लगेगा। दूसरी चीज, अगर टर्बो फैन की बात करें तो टर्बो फैन ऐसे हवा में फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है। लाइक ये इस तरीके से जा रहा है और इस तरीके से जाते जाते कब ये 90 डिग्री पर ऊपर जाने लगेगा, ये देखते ही देखते आपको पता भी नहीं लगेगा। 90 डिग्री से कब ये इस तरीके से सीधे आने लगेगा 60 डिग्री पर, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो ये जो कंडीशन है, ये जो इसकी जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है जस्ट बिकॉज ऑफ टर्बो फैन इंजन। तो टर्बो फैन इंजन इसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है और स्निग्मा M88 इसको गति दे रहा है एक तरीके से। रेंज है इसकी 3700 किलोमीटर। एक बार फ्यूल पूरा होने पर 3700 किलोमीटर की उड़ान ये भर सकता है। इसके बाद अगर वेपन्स की बात करें तो फुल्ली लोडेड है वेपन से, और दीज ऑल आर डेडली वेपन्स। बेसिकली वर्ल्ड के मोस्ट डेडली वेपन से ये लैस है। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर तो इसमें माइका है जो कि एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज है। मतलब कहने का कि जो विजुअल रेंज है उसके भी पीछे इसकी मारक क्षमता है, मतलब पूरा जीपीएस सिस्टम से ये लैस है।
इसके बाद मीटर की अगर बात करें तो ये जो मीटर है आपकी, ये एयर टू एयर मिसाइल होती है। और इसके बाद हैमर। हैमर की खास बात यह है, स्टैंडिंग फॉर फ्लाइंग अलाइंग एंड मेमोरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इसकी खास बात यह है हैमर की कि ये आपका रफाल खड़ा हुआ है, रफाल फाइटर जेट ये खड़ा हुआ है, ये बिना उड़े फ्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। और सामने जो अगर कोई टारगेट है तो बिना उड़े ही ये फायर कर सकता है, मतलब एक टैंक की तरह भी ये फायर करेगा। साथ में इस स्कैल्प लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल है, जो कि हवा से ग्राउंड पे फायर करने की इसको परमिशन देती है, और ये सारी गाइडेड मिसाइल्स के ही थ्रू ये ट्रिगर करेगा। इसके बाद AM-39 एग्जॉसेट एंटी शिप मिसाइल भी है इसमें लैस, पूरे के पूरे शिप को भी ये उड़ा सकता है एक ही एक्सप्लोजन में। इसके बाद क्लासिक बॉम्ब नॉन गाइडेड इसके पास अलग से है। क्लासिक बॉम्ब नॉन गाइडेड का मतलब सिंपली जो बॉम्ब गिरा दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि टारगेटेड नहीं होते हैं, सिंपली टारगेट के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं बम, उसमें भी इसे महारत हासिल है। और एट लास्ट सबसे जो डेडली वेपन है इसका, यह है द 25 राउंड्स पर मिनट नेक्स्टर 30M791 30mm इंटरनल कैनन। इसमें जो इंटरनल कैनन्स लगी हुई हैं, ये 30mm की जो बुलेट्स है 2500 राउंड पर मिनट के हिसाब से ये फायर कर सकता है। मतलब पलक झपकते ही टारगेट में सिर्फ और सिर्फ लोहा भरा होगा। ओके, सैकड़ों के सैकड़ों बुलेट्स पलक झपकते ही टारगेट के अंदर होंगे। सो दिस इज द मेन एट्रीब्यूट ऑफ रफाल। तो आप देख सकते हो कितने डेडली वेपन से भरा हुआ है ये रफाल। आई होप आपको रफाल के बारे में सारी चीजें पता लग गई होंगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए।